नमस्कार, मैं हूं तो आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। इंदौर में न्यू कॉन्गिजेंट डिलीवरी केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान कल्याण जी, जल संसाधन के यशस्वी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, PS SPS संजय दुबे जी, सूर्या प्रेसिडेंट कॉन्वेंट अमित शाह, गौरव हजारा जी, इस अवसर पर माननीय विधायक रमेश चंद्रा जी, माननीय गौरव जी, गोल शुक्ला जी, दोनों जी जिलाध्यक्ष, टिंकू जी जिलाध्यक्ष ग्रामीण, मिश्रा जी, नरेंद्र जी, इस अवसर पर सभी प्रशासनिक अधिकारी और प्यारे मित्रों पत्रकार साथियों, बदलते दौर में 3 शताब्दी की तरफ निगाह जाए हमारी अगर तो हमारे सामने रिकॉर्ड है। 19वीं शताब्दी में दुनिया में खाद्यान्न, मसाले, इसके आधार पर उनकी अपनी आर्थिक व्यवस्था बनती थी, उस देश की जैसी पहचान बनती थी। काल के प्रभाव में उससे अपनी सारी इकोनॉमी खड़ी करते थे। बाद के बदलते दौर में और नई तकनीक आई तो भाप के आधार पर इंजनों ने अपना रूप आकार बनाया, तो रेलवे से लेकर विकास का नया दरवाजा खुला। 20वीं शताब्दी पेट्रोल बहुत दुनिया में बदलने वाला अपना रूप लेकर के आया। इसमें पेट्रोल आधारित सारे हमारे वर्तमान के बदलाव के योग हमने देखे और पेट्रोल के आधार पर बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी हमने लगी तो अरब से लेकर कई जगह हमने अपने युक्ति बुद्धि से पेट्रोल के भंडारों को पकड़ के अपनी जगह बनाई। लेकिन 21वीं शताब्दी ये बौद्धिक संपदा का पेट्रोल का एक तरह से नया संस्करण है, जो बौद्धिक क्षमता के आधार पर दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा और खास करके IT के, AI के, ये जो नए लोग के नए फसल हैं एक तरह से। ऐसे में हमारे अपने देश के लिए ये जो बौद्धिक क्षमता जिसके कारण से सदियों से भारत की बड़ी पहचान है, वहाँ इसी प्रकार के केंद्रों से यही प्रोत्साहन की आवश्यकता है और यही समय है। माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में यही समय है, सही समय है ये लगातार प्रोत्साहन देने का। मेरी अपनी आप सबको बधाई। एक पुराना दृष्टांत है, हम सब उसको अलग रूप में रहते हैं। चंदा मामा ने थोड़ा उसका विक्रम रूप कर दिया। वो दृष्टांत है विक्रमादित्य और बेताल। विक्रमादित्य और बेताल के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो चंदा मामा तो ये हो गया कि वो कहानी लंबी करना है तो शर्त रख देता है कि तुमको उत्तर देना पड़ेगा और उत्तर दोगे तो बोले तो मैं चला और नहीं बोलो तो सिर पड़ जाएगा। ऐसा करके वो कहानी लंबी करते हैं। असली में ऐसी नहीं है। कहानी विद्वान के कलेक्शन, विद्वान जहां जहां बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी उसके संकलन से राज्य आगे बढ़ता है। मैं उसी पर लाके केंद्रित करूंगा। कुल कहानी बेताल 25 की 25 कहानी, उसमें 36वीं कहानी है, लेकिन 25 कहानी में उसका सार यही है कि बेताल एक बहुत बुद्धिमान है, लेकिन विक्रमादित्य के पिता का राज्य चलाया था, आक्रांता लोग राज्य बना लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से जैसे आज अपन बांग्लादेश में हालात देख रहे हैं या अफगानिस्तान में हालात देख रहे हैं, जब अव्यवस्था फैलती है तो विद्वान लोग अपनी जगह छोड़ करके एकांत में चले जाते। उस दौर में बेताल ने अपनी जगह छोड़कर वो भी एकांत में चला गया। पास में ऐसा मानते थे कि उसके उसी एकांत में शमशान भी हो गया, तो वो शमशान की कहानी बेताल से इस प्रकार को जुड़ गया। असली में उसका कोई लेन देना नहीं। बेताल ये अपनी जगह ले रहा है और विक्रमादित्य का पराक्रम पुरुषार्थ, 13 विक्रमादित्य के पुरुषार्थ पराक्रम में कोई उनका मुकाबला सामने के युद्ध में नहीं करता। तो युक्ति बुद्धि से बेताल को विक्रमादित्य को पकड़ना, लेकिन ये बात भी ध्यान देते हैं कि जब विक्रमादित्य को पकड़ेंगे लेकिन ऐसी जो बौद्धिक क्षमता वाले लोग
उनको कैसे खत्म करें, उनको कैसे पकड़ें, उनको टारगेट कैसे करें। तो उसी कहानी का एक पार्ट ये भी कि बेताल और विक्रमादित्य दोनों मरे, इस प्लानिंग के आधार पर एक गुप्तचर भेष बदल के आता है। विक्रमादित्य से ये बोलते हैं कि भाई मैं किसी भी हालत में अपनी एक सिद्धि चाहता और विक्रमादित्य की कमजोरी है कि उससे जो मांगो वो देता है। हमारी अपनी कमी कभी ये जो उदारता है, उदारता करणों को भी तकलीफ दे गई। इतिहास के कई उदाहरण है। तो विक्रमादित्य के पास वो गुप्तचर आता है कि मुझे बेताल चाहिए और बेताल से मेरी सिद्धि मिलेगी। बेताल की बात ध्यान देकर विक्रमादित्य चल जाता कि अच्छा कहाँ मिलेगा बेताल? बोले वहां जंगल में मिलेगा, जब उसको लेके आओ। विक्रमादित्य जाता जंगल में जाकर के शमशान के आगे उसका निवास रहता और बेताल को बोलता चलो मेरे साथ। बोले कहाँ जाना है? बोले तुमको मेरे को अपने साधु महाराज है उनको देना है। बेताल बुद्धिमान रहता, समझदार रहता, तो वो उससे प्रश्न करता तो जैसे समझ जाता है कि ये विक्रमादित्य नया नया राजा बना था तो भरोसा नहीं था। हमने कहा उसको 2-4 प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों में उलझाते ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य को 25 बार अलग अलग तरह से टेस्ट करता है कि ये विक्रमादित्य में बौद्धिक क्षमता है कि नहीं, वीरता है कि नहीं, धीरता है कि नहीं, पौरुष है कि नहीं, पराक्रम है कि नहीं, सारी परीक्षा लेता है अलग अलग प्रकार से। और अंततः ये लेने देने के क्रम में वो पक्का कर लेता है कि ये विक्रमादित्य सब परीक्षाओं में पास हो रहा है। तो बेताल कहता चलो विक्रम मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चलो कहाँ ले चलना चाहते? तो विक्रमादित्य बता देता है कि मेरे को साधु महाराज को देना है और वो आपकी बलि चढ़ानी है। पहले जमाने में ऐसे ही होता था। तो साधु महाराज कौन है, क्या है? विक्रम से पूछता तुम पहचानते हो उसको? बोले मैं तो नहीं पहचानता, मेरे को तो केवल उनने मांगा और मेरे को देना, मेरा काम ही है। तुमने क्या ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे को सावधान कर देता हूँ, वो तुम्हारे लिए साधु नहीं है, वो शैतान है और वो तुम्हारी हत्या करना चाहता। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलने के बाद वो जब तुम्हारे लिए बोले मेरी हत्या कैसे करेगा? बोले कह रहे मैं साधु हूँ, मेरे बलि करने के पहले मेरे को प्रणाम करो, तुम प्रणाम करोगे तो तुम्हारी गर्दन काटेगा, फिर मेरी गर्दन काट देगा। मैं लोकेट नहीं हो रहा था, मेरे को उन्हें पहचान लिया आपके माध्यम से। अब विक्रमादित्य ठीक है समझ जाता है अच्छा ये दुश्मन है। विक्रमादित्य की विशेषता भी है कि वो अगर पहचान में कि अपनी चुनौती कौन सी है उससे निपटने में बहुत अच्छे सक्षम है। ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य उसको पकड़ के तो वैसे ले जाता है जैसे बेताल समझा जाता है, मेरे को पकड़ के मान के ले जाओ और जैसे वो साधु कहेगा सामने अपने पास लाके ले आए बेताल, विक्रम बेताल को ले आए मेरे को दो। और वो जैसे देता हूँ बोलता कि मुझे ऐसे नहीं, मैं साधु हूँ, ऐसे सीधे सीधे किसी की भेंट भी स्वीकार करता हूँ, मेरे सामने प्रणाम करो, फिर मैं इसकी बलि ले लूंगा। तो विक्रमादित्य पहले जो सिखा देते हैं बेताल, वो कहते हैं कि आप ऐसा बोलना, मैं तो राजा हूं, मेरे को प्रणाम करना नहीं आता, पहले तुम प्रणाम करके बताओ। तो विक्रमादित्य जैसे बोलते हैं उससे महाराज आप प्रणाम करके बताओ। बेताल की दयानुसार विक्रमादित्य का सिर काट देते, तो अपनी जान भी बचाते, दूसरे को भी एक तो सेव करते। मेरी ये पूरी कहानी सुनाने का भाव इतना ही है कि आज का जो हमारा बौद्धिक क्षमता वाला दौर है, आपके माध्यम से हम देश की अंदर की बौद्धिक क्षमता भी बचाएंगे और दुनिया के अंदर जो भारत की अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मानने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। ये अपनी तीसरी कंपनी बनने की बात है, ये जमाने भर की बात। आपकी कंपनी काबिलियत का इतिहास देखा था 94 में बहुत छोटे से मद्रास जैसे स्थान पर प्रारंभ हुई, तो वो दो चुनौती का था। उस खराब दौर में वो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज बदलाव हो, आज हमको आगे बढ़ने के लिए दुनिया भी छोटी पड़ गई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काबिलियत आज अपना 1500-2000 लोग चालू कर रहा है, ये 1 करोड़ तक ले जाए, मेरी शुभकामना है। अपना हासिल करें, जहां तक आप चाहो वहां तक जाओ और दुनिया में भारत का झंडा फहराओ, मेरी शुभकामना है। और जैसे आईटी की पॉलिसी के बारे में हमारे एसईएस ने बताया, ये तो हम पॉलिसी के अंतर्गत दे ही रहे, लेकिन इसके अलावा भी हमने एक अपनी छोटी कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है, जो अच्छे ऑफर देने पर और भी रियायत देते हैं।
लेकिन उम्मीद करेंगे जितने हम आपको देंगे कि उनको बोनस भी बांटना आप करेंगे। थैंक यू। यार क्या लाइव जा रहा है यार। मैं तुम बगीचे ऐसे घूम माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और उनके बहुमूल्य समय और उनकी गरिमा में उपस्थित के लिए हम राज्य के निवेशकों को आपके निरंतर समर्थन की आशा करता हूँ। मैं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और श्री तुलसी सिलावट जी, अध्यक्ष संजय लालवानी जी, समस्त सांसद और विधायकों का और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री संजय रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एनसीडीसी एंड हिज एंटायर टीम, कलेक्टर ऑफ इंदौर, all officials of the state government of Madhya Pradesh present here in supporting us to come this far and make this program an outstanding success. But last but not the least, but one of the most important, I want to thank all of our employees to participate for their participation and their enthusiasm. And I hope that we together move this center to a much larger center in Kolkata. Media के सभी all my media friends, thank you so much for covering this. Thank you. मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिस प्रकार से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबने घोषणा की है कि हम लगातार औद्योगिक निवेश के माध्यम से प्रदेश की पहचान देश में एक अलग प्रकार से बनाएंगे। उसी सिलसिले में लगातार हर महीने हम अपने इन्वेस्टर समिट भी कर रहे हैं, बाहर के रोड शो के दौरे भी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की रोजगार परक एजेंसियों को, अलग अलग प्रकार के घरानों को ला करके अपने मध्य प्रदेश में उनके अपने ऑफिस चालू कराना, उन फर्म को मौका देना जो रोजगार परक है। आज इंदौर में काग्निजेंट नाम की संस्था के माध्यम से 1,500 से ज्यादा तो रोजगार के अभी अवसर प्रारंभ हो रहे हैं। आगे जाकर के ये 20,000 तक अपनी संख्या ले जाएंगे। ऐसी आईटी कंपनी के लिए मैं शुभकामना देता हूं और इंदौर हमारा अपना दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे और भी केंद्र खुलेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।